Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about Economic Survey of 2022-23. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीडियम टर्म आउटलुक की, फिस्कल डेवलपमेंट्स की, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की, जो इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से एक अच्छा खासा साल रहा है, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन की, किस तरीके से हम लोगों ने होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन में कंट्रोल लाने की कोशिश की है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना किया गया है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और इन्वायरमेंट के वेलफेयर के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट ने कदम उठाए थे और वो गवर्नमेंट की स्कीम्स कितनी सक्सेसफुल रही हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, इंडस्ट्री, सर्विस, एक्सटर्नल सेक्टर एंड फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके की पोटेंशियल ग्रोथ इस इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिली है। अगर इस पूरे के पूरे सर्वे की सबसे खास बात हम देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखेंगे कि पोस्ट पैंडेमिक हमने जीडीपी में बहुत ज्यादा यहां पर रिकवरी की है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 का हिसाब किताब देखते हैं तो 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में हमें यहां पर जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 15 से अगर हम यहां पर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो प्राइवेट कंजम्पशन में भी हमें सबसे ज्यादा रिमार्केबल परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो दिसंबर 2022 जो रीसेंट डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें इन्फ्लेशन को जो टारगेट किया गया था, टारगेट से ज्यादा हमने कंट्रोल किया है। दैट मींस करीबन 5.7% के आसपास इन्फ्लेशन को हमने रखा है। जहां तक बात की जाती है कि इंडियन रुपी कंटिन्यूसली डी वैल्यू होता जा रहा है, इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, लेकिन अगर दुनिया के दूसरे डेवलपिंग स्टेट से या देशों से अगर हम कंपेयर करें, एग्जाम्पल के तौर पर साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तो इनके मुकाबले इंडिया ने अपनी करेंसी की वैल्यू फिर भी काफी हद तक बरकरार रखी है। इसके अलावा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी सबसे ज्यादा रहा है, हाईएस्ट रहा है इफ यू कंपेयर दिस फॉर्मेशन सिंस 2015। साथ ही साथ जो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अक्रॉस सेक्टर एसेट्स रहे हैं उनमें भी हम लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस ही दी है। अगर मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो 2014 से अगर कंपेयर करते हैं 2022 में तो इंडिया में हमें बहुत अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं और वो सारे के सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के एक ही विजन सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ ईज ऑफ लिविंग में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। एग्जाम्पल के तौर पर क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव वो बहुत ज्यादा बड़ी है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, प्लस गवर्नमेंट पर और गवर्नमेंट की गुड और इफेक्टिव गवर्नेंस पर भी लोगों का यहां पर बहुत ज्यादा भरोसा बढ़ा है। अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें या फिर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी की, रेलवे ट्रैक्स की, नेशनल हाईवे की, इन सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस देखने को मिला है। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखा गया है ग्रॉस एफडीआई या ग्रॉस जीडीपी में, वो भी इंडिया की इंप्रूवमेंट की ही कहीं ना कहीं तस्वीर हमें दिखाने की कोशिश करता है। अगर हम दो अलग अलग गवर्नमेंट के टेन्योर्स को भी यहां पर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1998 से लेकर 2002 तक और 2014 से लेकर 2022 तक में देखें तो गवर्नमेंट के, इन दोनों गवर्नमेंट के इकोनॉमी परफॉर्मेंस को भी यहां पर साफ तौर पर इस इकोनॉमिक सर्वे में कंपेयर किया गया है। एग्जांपल के तौर पर 1998 से लेकर 2002 तक अगर इकोनॉमी को जो शॉक्स मिले हैं वो देखें तो 1998 में हमें यह देखने को मिलता है जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हमने की थी तो उसमें इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। जो बैंकिंग या कॉर्पोरेट सेक्टर थे वहां पर बेसिकली बैलेंस शीट को नुकसान भी देखा गया था। दो हम लोगों ने लगातार ड्रॉट यानी कि सूखे भी देखे थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी बस्ट हुआ था और यूएस का जो रिसेशन है वो भी इसी टाइम देखने को मिला था। अगर हम अभी रिसेंट के टेन्योर्स की बात करें, दैट इज 2014 टू 2022, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो पीरियड ऑफ बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर बैलेंस स्ट्रेस यहां पर बहुत ज्यादा रहा है। पैंडेमिक का यहां पर एक बहुत नेगेटिव रोल रहा है जिसकी वजह से आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में देखें तो हमेशा हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है और इसका बहुत ज्यादा असर हमें अनएम्प्लॉयमेंट में भी देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी बहुत ज्यादा किए गए थे। 1998 से लेकर 2002 के बीच में
इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया था, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया गया था। यहाँ पर बैंक्स के जो एसेट्स थे, जो बेसिकली एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, उनकी रिकवरी की गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में गोल्डन कोऑर्डिनेटर यानी कि नेशनल हाईवेज या सड़कों के द्वारा देश के अलग अलग कोनों को जोड़ने का कोशिश किया गया था। प्लस एफआरबीएम एक्ट भी एक 1998 की गवर्नमेंट का एक सक्सेसफुल स्टेप रहा है। और अगर आज के 2014 से लेके 2022 तक के हम लोग रिफॉर्म्स को देखने की कोशिश करें तो इसमें यूनिक आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जीएसटी का यहां पर इंप्लीमेंट होना, बैंक्रप्सी कोड या फिर प्राइवेटाइजेशन का होना, टैक्स रेट्स को बेसिकली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से साइमल्टेनियसली मैच करते हुए बहुत सारे अलग अलग रिफॉर्म्स लेकर आना, पैंडेमिक में किस तरीके से वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे देश में इस्तेमाल किया गया, प्लस पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज की एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रिफॉर्म रहा है। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ रिटर्न की भी बात करते हैं तो चाहे हम 1998 से 2002 की बात करें या 2014 से लेकर 2022 तक की गवर्नेंस की बात करें, यहां पर हमें एक पॉजिटिव साइन ही देखने को मिलता है। फिस्कल डेवलपमेंट्स में हमें एक रेवेन्यू रिलीज देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 16, 17, 18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 23 तक भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यूसली कम हुआ ही है। इफ यू वांट अ वेरी फेयर कंपैरिजन, तो जो पेंडेमिक का सेकेंड वेव का पीरियड था जो सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला था, फाइनेंशियल ईयर 21 में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो चुका था, 9.2 के से भी क्रॉस कर चुका था, लेकिन आज की डेट में हम लोग देखते हैं तो वो 6.4 तक बेसिकली यहां पर आ चुका है। इसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन है वो साल दर साल हमें बढ़ता हुआ भी दिखता है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 18 में हमें 1 करोड़ का भी यहां पर नहीं देखने को मिल रहा था जीएसटी कलेक्शन पर मंथ में। वहीं हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2023 में दिसंबर तक के अगर डेटा की बात करते हैं तो यहां पर 1.49 लाख करोड़ का टोटल जीएसटी कलेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फिस्कल डेवलपमेंट की अगर और आगे हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कंटिन्यूसली फाइनेंशियल ईयर 14 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022 तक बढ़ता ही रहा है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बढ़ाया है उसी तरीके से जीडीपी भी यहाँ पर राइज हुआ है। गवर्नमेंट ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो मनी फ्लो है वो मार्केट में पूरी तरीके से बढ़ता रहे। और अगर हम इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर धीरे धीरे बढ़ाया गया है, क्योंकि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट भी यहां पर गवर्नमेंट की बढ़ी है। अब अगर इस एक्सपेंडिचर को भी हम लोग अलग अलग फील्ड्स में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं तो ये एक्सपेंडिचर भी हमें ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में, रेलवेज में, टेलीकम्युनिकेशन में या डिफेंस सर्विस में भी देखने को मिलता है। यहां पर इस एक्सपेंडिचर में एक और चीज ध्यान देने वाली है, दैट इज कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म, यानी कि पेंडेमिक के टाइम पर जितना भी नुकसान अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को हुआ था, चाहे वहां पर जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आई थी या फिर टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल खोलकर स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर फंड्स प्रोवाइड किए हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियली आई थी, स्टेट गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम को पूरी तरीके से रिकवर कर सकें, उनको संभाल सकें और पोस्ट पैंडेमिक उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई। दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट was there whenever any of the state government needed them in the financial crisis. इसके अलावा अगर हम प्राइस और इन्फ्लेशन की भी बात करते हैं, आइदर वी टॉक अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और वी टॉक अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स, यहां पर हमें इन्फ्लेशन में गिरावट ही देखने को मिली है। यहां तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो टारगेट रखा था अपना, यानी जो इन्फ्लेशन विंडो सेट किया था, उस इन्फ्लेशन विंडो तक हमने अपना इन्फ्लेशन कम किया है, विच इज बेसिकली गुड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर मार्केट इन इंडिया। अब यहां पर अगर हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो चाहे आप इसमें फूड इन्फ्लेशन ले लें जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स या एडिबल ऑयल आते हैं, यहां पर भी हमें इन्फ्लेशन में गिरावट ही देखने को मिलती है। इसके अलावा अलग अलग कमोडिटीज जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉटन, इनके भी WPI में हमें गिरावट देखने को मिलती है। और CPI बास्केट्स में जो हमारा सर्विस इन्फ्लेशन है वो भी काफी हद तक कम हुआ है। अगर गवर्नमेंट के अलग अलग मेजर्स देखते हैं हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा सराहनीय रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हुआ है।
एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो कॉटन पर कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी उसको यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। क्रूड या रिफाइंड पाम ऑयल पर जो यहाँ पर बेसिक ड्यूटी में रिडक्शन किया गया है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला है। मेजर इनपुट्स जैसे कि कुकिंग कोल या फिर पीसीआई कोल एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ों पर भी ड्यूटीज़ को कम किया गया है। यानी गवर्नमेंट ने यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की है कि जिस भी चीज़ पर कस्टम ड्यूटी या दूसरी ड्यूटीज़ कम की जा सकती हैं जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो, गवर्नमेंट ने हर उस स्टेप को यहाँ पर उठाया है। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हेल्थ को भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल निभाते हुए हमने देखा। अगर हम यहाँ पर 2017 की बात करते हैं तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था। 2018 में आयुष्मान भारत और पोषण अभियान एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया गया था। 2019 में हमने ई संजीवनी ओपीडी सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली 2021 में पैंडेमिक को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टैकल किया, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा है। और आयुष्मान भारत को, जिसे हमने कोविड से कुछ साल पहले ही लॉन्च किया था, उसको पूरी तरीके से डिजिटल किया गया। 2022 में टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया और ये पूरी तरीके से एक टारगेट रखा गया कि 2025 तक इंडिया को टीबी फ्री बनाना ही बनाना है। इसके अलावा स्कूल फैसिलिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कूल में किसी भी तरीके की फैसिलिटीज हो, चाहे वो इंटरनेट की फैसिलिटी हो, टॉयलेट्स की फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, स्टडी मटेरियल या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी हो, उसे यहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्रूव किया गया। यहाँ तक कि सेपरेट स्कूल एजुकेशन पर भी यहाँ पर फोकस किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर 14,500 से ज्यादा प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स इस पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में बनाए गए हैं और 15,000 के आसपास श्री स्कूल्स को आने वाले 4 से 5 सालों में बनाने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। पहले इंडिया में आईआईटी सिर्फ 16 थे, उसे बढ़ाकर 23 किया गया। आईआईएम को बढ़ाकर 13 से 20 किया गया और जो मेडिकल कॉलेजेस थे उन्हें भी बढ़ाकर 387 से 648 किया गया, जो कि ये पूरी तरीके से आपकी कहीं ना कहीं एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एजुकेशन की फील्ड को एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर लेकर आते हैं। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी ख्याल रखा गया। एग्जाम्पल के तौर पर ऑल वेदर रोड्स यहाँ पर बनाई गई। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया कि किसी भी तरीके के मौसम या क्लाइमेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद ना हो। सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया। क्लीन कुकिंग फ्यूल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। ये एक टारगेट रखा गया कि हर घर में जो पानी है, पीने का पानी, वो नल से पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए एक बहुत फेमस स्कीम भी गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसे हम हर घर योजना, नल घर योजना के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे इंप्लीमेंट किया गया, जो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी हद तक इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जिस तरीके से हमें पता है कि पैंडेमिक में जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, लेकिन इस एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को धीरे धीरे कम किया गया है। हर तीनों सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम की गई है। इसके अलावा एक यहाँ पर बहुत स्पेशल स्कीम देखने को मिलती है जिसे हम डिलीवरिंग डिजिटल सर्विस एट द डोर स्टेप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर को प्रमोट किया गया है। यूपीआई के थ्रू यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिले हैं, जिसमें आधार कार्ड जैसी स्कीम्स भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई हैं। इसके अलावा ई संजीवनी टेलीकम्युनिकेशन या फिर 500 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर दीक्षा पोर्टल को भी बनाया गया। इसके अलावा कोविन ऐप, उमंग ऐप, ई श्रम पोर्टल या फिर जल जीवन मिशन भी हमारी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। इकोनॉमिक सर्वे में नेक्स्ट सेक्शन हमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंग्रोव्स जितने एरियाज में ग्रो करते हैं उसको लगातार 2009 के ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो वो बढ़ता ही रहा है। 2021 में अगर हम लोग उसका टोटल एरिया देखते हैं तो 2009 के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक हमें वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो
एमिशंस हैं उसको भी यहाँ पर कम किया गया है, इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल किया गया है, साथ ही साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। 2030 तक गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा टारगेट रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, यानी कि फ्यूल या फिर फॉसिल फ्यूल्स के एक एडवांस या मॉडर्न यूज को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करके क्लीन एनवायरनमेंट का मिशन गवर्नमेंट का 2030 तक कंप्लीट किया जाए, ये टारगेट भी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में रखा गया है। इसके अलावा पॉलिसी फ्रेमवर्क जैसे ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को तो इसमें इंक्लूड किया ही गया है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट पर यहाँ पर खास फोकस करने की बात की गई है। अगर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज की शेयर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का जनरेशन भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। अगर हम 2014 और 15 के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कंपैरिजन 2021-22 के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रिसोर्सेज से करते हैं, तो ये बात हमें साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिलती है कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज का जो यूजेस है वो हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया है। क्लीन एनर्जी को यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में ही हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये टारगेट किया गया है कि जितनी भी ट्रॉपिकल जोन या सब ट्रॉपिकल जोन की कंट्री है जिन्हें इंडिया ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सूर्यपुत्र का नाम दिया है, वहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है सोलर पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। उसी का कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट इस रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली बताया गया है। इसके अलावा सोलर पावर कैपेसिटी जो 2022 अक्टूबर के डेटा की अगर बात करें तो 61.6 गीगावाट इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम में 8 मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। जल शक्ति अभियान से लेकर पीएटी साइकिल 7th फेज से लेकर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज प्लस नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एंड नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाते हुए इसकी फंडिंग को भी हम लोगों ने इम्प्रूव किया है। अगर इंडिया के इस एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग के चेंजेस के टारगेट को लेकर अगर हम इंडिया का कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं तो इस बात को क्लियरली टारगेटेड वे में कहा जा सकता है कि ईयर 2070 तक, यानी कि आने वाले कम से कम 45 से 50 सालों में इंडिया फेस ऑफ द फ्यूचर बिल्कुल होगा एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। अगर एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे हम लोग ई नाम स्कीम के नाम से जानते हैं, और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का सबसे बड़ा रोल रहा है एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट में। यहां तक कि 2022-23 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट और नेशनल ईयर ऑफ मिलेट इंडिया में 2018 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसे बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया गया था। ये आपको डेवलपमेंट स्कीम जो मिलेट से रिलेटेड है, ये सिर्फ आपको कागज पे न दिखते हुए इंडिया में ग्राउंड लेवल पे एग्रीकल्चर में दिखती है, क्योंकि अगर इंडिया के सारे स्टेट्स की आप एक अलग अलग मैपिंग करते हैं मिलेट की एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपको इंडिया के 12 अलग अलग स्टेट्स में मिलेट की अलग अलग किस्मों की एग्रीकल्चर एक ग्रोइंग परसेंटेज में भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्री की। पोस्ट पैंडेमिक ईरा में हमें यह देखने को मिला है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रहा है इस साल में। इसके अलावा आईआईपी ग्रोइंग बहुत ज्यादा रही है, क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रहा है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग एमएसएमई इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि पैंडेमिक से पहले यहाँ पर एमएसएमई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा क्रेडिट ले रही थी। फर्स्ट और सेकेंड वेव में यहाँ पर क्रेडिट नहीं के बराबर लिया गया, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करते हैं तो यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर्स ने वापस से क्रेडिट की जो स्कीम्स हैं अपनी शुरू कर दी है, और इसका असर साफ तौर पर हमें मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिलता है। चाहे हम 2 व्हीलर्स या फिर 3 व्हीलर्स व्हीकल्स के प्रोडक्शन की बात करें या 4 व्हीलर्स या 8 व्हीलर्स व्हीकल प्रोडक्शन की बात करें, उसमें हमें बहुत ज़्यादा क्रिएशन और बहुत ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली है। साथ ही साथ फार्मा इंडस्ट्री में यानी दवाइयों के सेक्टर में भी हमें यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। इफ यू कंपेयर द फाइनेंशियल ईयर 2019 जहां पर सिर्फ 180 मिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई था फार्मा कंपनी में, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 700 मिलियन डॉलर्स तक बढ़कर हो चुका है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल ईयर 19 में जहां पर हम लोग करीबन 4.5 या 4.4
बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर 11.6 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। इसके अलावा 14 अलग अलग पीएलआई स्कीम्स का प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने यहां पर चलाया है, जिसमें 717 एप्लीकेशंस को अप्रूव किया गया है। 100 से ज्यादा एमएसएमई यहां पर बेनिफिशरीज रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, प्लस एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो टारगेट किया गया था उस टारगेट को अचीव करके 47,500 करोड़ प्लस से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो गवर्नमेंट के टारगेट के 100% से भी ज्यादा है, यानी करीबन 106% के आसपास पड़ता है। साथ ही साथ इसका सीधा सीधा बेनिफिट हमें प्रोडक्शन और सेल्स में देखने को मिलता है, जो करीबन 4 लाख करोड़ के आसपास का होता है। इंडस्ट्री सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही नहीं, लेकिन बहुत अलग अलग इंडस्ट्री का मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर फर्नीचर, एयर कंडीशन, लेदर एंड फुटवेयर, रेडी टू ईट इंडस्ट्रीज, फिशरी, एग्री प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, स्टील, एग्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्यूमिनियम, ऑटो कंपोनेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा इंडस्ट्रीज ने भी पोस्ट पैंडेमिक ईरा में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर किया है। अब बात करते हैं हम लोग अपने सर्विस सेक्टर की। जुलाई 2022 के एक्सपेंशन में अगर हम लोग देखते हैं तो सर्विस सेक्टर कंटिन्यूसली यहां पर एक्सपेंड हुआ है। जितने भी सर्विस सेक्टर को आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपेयर करें तो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा रही है, जो करीबन 9.1% के आसपास हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें करीबन 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को अनाउंस किया गया। होटल ऑक्यूपेंसी रेट जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हुए हैं, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे एकदम से लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, लेकिन सेकेंड वेव के खत्म होने के बाद टूरिज्म में भी हमें यहाँ पर बूम देखने को मिलता है। और टूरिज्म, जैसा कि हम जानते हैं, सर्विस सेक्टर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो टूरिज्म में भी हमें यहाँ पर 30-32% के कंपैरिजन में सीधा 68-70% का कंपैरिजन भी देखने को मिलता है। अगर हम 2022 के फैशन इंडस्ट्री या फिर क्लोथिंग इंडस्ट्री को भी कंपेयर करते हैं 2027 से, तो यहां पर हमें एक मेजर ग्रोथ देखने को मिलती है। 2021 में जहां पर इंडिया के लोगों ने प्रॉपर्टी परचेजिंग काफी हद तक कम कर दी थी, 50% से सीधा सीधा वो प्रॉपर्टी परचेजिंग एक्टिविटीज भी इंक्रीज हुई हैं। इसके अलावा जिन चीजों के लिए गवर्नमेंट यहां पर बहुत ज्यादा होपफुल है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अगर उसमें हम ये देखते हैं तो इंडिया में यहां पर एक्सपोर्ट जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा है। एग्जांपल के तौर पर ब्राजील के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट था फाइनेंशियल ईयर 19 में वो 1.2 के आसपास था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में वो 2.5 के आसपास हो चुका है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के साथ भी जो एक्सपोर्ट के रिलेशन है वो काफी ज्यादा बड़े हैं। अगर सर्विस सेक्टर में ही हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में 7th रैंक पर होता है, और दुनिया में जितना भी सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट होता है उसका 4% अकेला उसके लिए इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है। जहां तक हम लोग प्री पैंडेमिक की बात करते हैं तो शायद इतनी ज्यादा डेवलपमेंट या इतनी ज्यादा ग्रोथ, जो कि हम 4% ऑफ ओवरऑल वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्विस की बात कर रहे हैं, इतना नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक में जो पैंडेमिक में लॉसेस हुए थे उसको रिकवर करते हुए अपने टारगेट से ज्यादा ग्रोथ हमें सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की भी बात करते हैं तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, अगर आज के डेटा में बात करें तो करीबन वो 563 बिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिलता है, और इससे ज्यादा सिर्फ हमें चाइना ही कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनका फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से कम है, और ये कहीं ना कहीं एक बात की पुष्टि भी करता है कि इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन फिलहाल तो नहीं आ सकती, नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा या नहीं आएगा इसको मापने का या फिर मेजर करने का एक सिंपल सा ये तरीका होता है कि अगर किसी कंट्री का डेट उसके फॉरेन रिजर्व से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस के चांसेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो रीसेंट एग्जांपल हमें श्रीलंका में देखने को मिला है या फिर आने वाले कुछ दिनों में हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। बट इंडिया का अगर हम लोग डेट देखते हैं तो वो हमारे फॉरेन रिजर्व से बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई वी कैन एक्चुअली से दैट इंडिया इज कंप्लीटली आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करते हैं, जिसमें इंडिया की ग्रोथ में सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखी जा रही है, तो इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन,
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो गति शक्ति प्रोग्राम है जिसे नेशनल मास्टर प्लान क्रिएटर भी कहा जाता है, इनमें भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा गया है और आने वाले सालों में भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं 2022-23 में, तो हमें 56 टोटल ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं जहां पर पूरी की तरह से 57,000 करोड़ से ज्यादा का यहां पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरीके से एक प्रॉमिसेबल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड रिन्यूएबल सेक्टर। चाहे हम अपने सोलर पार्क्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें, इसमें हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर सितंबर 2022 के डेटा के हिसाब से देखते हैं तो हमारा जो टारगेट था वो हमने काफी हद तक अचीव किया है, जिसमें 40 गीगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की गई थी और उसके लिए हम लोगों ने 16 अलग अलग स्टेट्स में 59 सोलर पार्क्स को एस्टैब्लिश किया है और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 17.2 लाख गीगाहर्ट्ज को भी हम लोगों ने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया है। अगर कंपेयर करें 2021 से तो वो करीबन 16 लाख के आसपास पड़ता है, यानी कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 1 लाख गीगावाट हर्ट्ज ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में की गई है। अब इंडिया किस तरीके से लॉजिस्टिकली ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनता जा रहा है उसके लिए हम देखते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इंडिया की जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो एक बेंचमार्क सेट करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक, यानी कि बेसिकली इंडिया ये टारगेट रखा है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडिया 2030 में टॉप 25 कंट्रीज में आएगा और इसी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान दैट इज क्लैप को भी इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स, सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क, फैसिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स भी यहां पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें यहां पर इमेंस लेवल पर ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा रिन्यूड पुश ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एयर पैसेंजर ऑन कार्गो ट्रैफिक एक्सीडेड 90% ऑफ द प्री कोविड लेवल्स। साथ ही साथ मेजर पोर्ट्स यहां पर बहुत ज्यादा इंप्रूव किए गए हैं। जो मेजर पोर्ट्स हैं वो नियरली डबल कर दिए गए हैं पिछले 8 सालों में, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझती है दैट ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इसके अलावा फेवरेबल डेमोग्राफिक्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। अगर हम लोग टेलीफोन, रेडियो या फिर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इंडिया में आज के डेट में अगर टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर देखते हैं तो वो करीबन 117.8 करोड़ देखने को मिलते हैं। मोर देन 90% जो टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं वो वायरलेस कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रसार भारती जैसे जो रेडियो सिस्टम है वो आज भी अलग अलग 23 लैंग्वेजेस, 179 डायलेक्ट्स में 479 अलग अलग रेडियो स्टेशंस में यहां पर लॉन्च किए जाते हैं। साथ ही साथ रूरल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसमें हमें 200% का ग्रोथ देखने को मिलता है। अब जो डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को एक तरीके से बेनिफिट करती हैं इन चीजों को ग्रो करने में। यहां पर सबसे पहले आधार का नाम आता है, जिसे 2009 के आसपास लॉन्च किया गया था और डिजिटली हर चीज को आधार से लिंक करने पर यह डिजिटल इंडिया का सपना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा आसान रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम रही हैं जैसे माई स्कीम या फिर GEM, ई नाम, उमंग ऐप, इन सभी ने डिजिटल इंडिया को टेलीकम्युनिकेशन के फेज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया को एक डिजिटल पेमेंट के फेज में लाने का। ये बात किसी भी तरीके की एग्जेजरेशन नहीं है। अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री में भी जाते हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री अमेरिकन कंट्री हो या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो फैसिलिटी इंडिया में है, इस तरीके की डिजिटल ट्रांजैक्शन की क्वालिटी आपको अमेरिकन या वेस्टर्न यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अकाउंट एग्रीगेटर, ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबस्ट डाटा गवर्नेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं इसी तरीके के टेलीकम्युनिकेशन के ग्रोथ के लिए। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।